नमस्ते। आज हम पढ़ेंगे संज्ञा। संज्ञा का शाब्दिक अर्थ क्या होता है? नाम। नाम को ही संज्ञा कहते हैं। पर इसकी परिभाषा क्या है कि जो शब्द किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, प्राणी तथा भाव आदि का बोध कराए उसे संज्ञा कहते हैं। भाव आदि का बोध कराए या फिर ज्ञान कराए या बताए उसे हम क्या कहेंगे? संज्ञा कहेंगे। अर्थात हमें जिस शब्द से ये पता चले कि कोई व्यक्ति है, वस्तु है, स्थान है, प्राणी है या भाव है, उस शब्द को हम संज्ञा कहेंगे। संज्ञा नाम को भी कहते हैं। और जिस वस्तु का, प्राणी का, किसी का भी नाम है, इस संसार में किसी का भी नाम है तो वो संज्ञा है। तो संसार में हम जिसको भी देखते हैं, स्पर्श करते हैं या महसूस करते हैं, उन सबको क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। फिर आती है संज्ञा के भेद। संज्ञा के भेद कितने हैं? तो संज्ञा के भेद हम दो आधारों पर करेंगे। एक होता है उत्पत्ति के आधार पर। उत्पत्ति के आधार पर कितने भेद है संज्ञा के? 3 भेद है। 3 भेद हैं। और एक शब्द होता है व्युत्पत्ति। व्युत्पत्ति क्या है? उत्पन्न हुए को दोबारा से उत्पन्न कर लेना। उसके आधार पर है 5 भेद। यानी मूल रूप से भी कह सकते हैं हम, संज्ञा के मूल रूप से 3 भेद हैं और व्युत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हैं। दोनों ऑप्शन में रहने पर पहला उत्तर होगा 3 भेद। तो 3 भेद कौन कौन से हैं? पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। व्यक्तिवाचक संज्ञा। दूसरा है जातिवाचक संज्ञा। तीसरा है भाववाचक संज्ञा। ये 3 भेद उत्पत्ति के आधार पर है। व्यक्तिवाचक को इंग्लिश में प्रॉपर नाउन कहते हैं, जातिवाचक को कॉमन नाउन और भाववाचक को एब्स्ट्रैक्ट नाउन। ये उत्पत्ति के आधार पर 3 भेद हैं। फिर व्युत्पत्ति के आधार पर 5 कौन कौन से हैं? तो 3 तो यही होंगे और 2 भेद जातिवाचक संज्ञा के हो जाएंगे, जिसमें से एक है समूहवाचक संज्ञा। इसी का दूसरा नाम है समुदायवाचक संज्ञा। कलेक्टिव नाउन बोलते हैं इसको अंग्रेजी में। दूसरा है द्रव्यवाचक संज्ञा। इसका भी एक और नाम है पदार्थवाचक संज्ञा। तो 3 तो ये, 4 और ये 5 उत्पत्ति के आधार पर 5 भेद हैं। यानी पहले जातिवाचक संज्ञा थी, फिर जातिवाचक संज्ञा से 2 और बना लिए, तो इसको हम बोलेंगे व्युत्पत्ति। पहले उत्पन्न हुई चीज से कुछ और बना लेना व्युत्पत्ति होता है। तो ये व्युत्पत्ति के आधार पर 5 भेद होते हैं। तो अब हम विस्तार से पहले करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा। हम पहले करेंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा और जातिवाचक संज्ञा, दोनों साथ में करेंगे। व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक संज्ञा वह होती है जो शब्द किसी विशेष, हम यहाँ पे एक ही शब्द लेके चलते हैं, विशेष, जो शब्द किसी विशेष व्यक्ति, विशेष वस्तु, विशेष स्थान और विशेष प्राणी का बोध कराए उसे हम व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जातिवाचक संज्ञा क्या है कि जो शब्द अपनी पूरी जाति का बोध कराए उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। पूरी जाति का कैसे? जैसे एक शब्द कहने से
एक से ज़्यादा का बोध हो जाए। जैसे लड़का शब्द है, तो लड़का शब्द कहने से हमें सभी लड़कों का ज्ञान होगा, यानी किसी भी लड़के के लिए हम ये शब्द उपयोग कर सकते हैं। ये नहीं है कि एक ही मनुष्य के लिए, एक ही प्राणी के लिए होगा। जो लड़के हैं विश्व में जितने भी हैं सबके लिए प्रयोग होगा ये शब्द। जैसे गाय है, तो गाय वैसे वैसे लगने वाले सभी प्राणियों के लिए उपयोग किया जाएगा, एक के लिए नहीं होगा। और जो शब्द एक किसी विशेष के लिए हो जाए, नाम रख दिया जाए, वो होगा व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो हम दोनों के उदाहरण साथ साथ करेंगे और इसी से अंतर करना सीखेंगे। जैसे लड़का शब्द है, जातिवाचक संज्ञा की एक और पहचान होती है, ये एक से ज्यादा होते हैं। तो लड़का शब्द है, बहुत सारे होते हैं, बहुवचन में होते हैं, किसी भी के लिए भी प्रयोग किया जा सकता है। अगर इनमें से किसी का नाम आ जाए जैसे मोहन, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा बन जाएगा। लड़का, पुरुष, आदमी, व्यक्ति, ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा है। इसी तरह महिला शब्द भी आ सकता है, स्त्री, औरत, ऐसे सारे शब्द आ जाएंगे। यहाँ पे मोनिका, सोनिका, ऐसे कोई भी नाम हो किसी का, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे नदी शब्द आ गया, ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर नदी का नाम हो, गंगा, यमुना, सरस्वती, कावेरी, किसी भी नदी का नाम हो, तो वो व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पर्वत, पहाड़, ये बहुत सारे हैं। पर्वत शब्द किसी भी पर्वत के लिए यूज हो सकता है, तो ये जातिवाचक संज्ञा है। अगर किसी पर्वत का नाम आ जाए, हिमालय, अरावली, सतपुड़ा, विंध्याचल, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। पुस्तक शब्द आ जाए, जातिवाचक संज्ञा है। और पुस्तक का नाम आ जाए, रामायण, महाभारत, गीता, तो ऐसे ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। प्राणी भी आ सकते हैं, जैसे घोड़ा शब्द है, और घोड़े का नाम आ जाए, कोई भी नाम आ सकता है, चेतक, बादल, शक्तिमान, ऐसे कई घोड़े प्रसिद्ध हुए हैं। प्रसिद्ध ना भी हो, नाम होना चाहिए, तो वो व्यक्तिवाचक है। अब हमें घोड़ा शब्द समझ में आ गया कि घोड़ा शब्द जातिवाचक है, तो सभी प्राणी ही जातिवाचक हो जाएंगे। घोड़ा, गाय, कुत्ता, भैंस, हाथी, ये सारे शब्द जातिवाचक हैं। जैसे हाथी शब्द आ गया, और इन्हीं के नाम आ जाए, इरावत, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा है। ऐसे स्थान भी आ सकता है, नगर, यहाँ पे किसी भी स्थान का नाम, नगर का नाम, हिसार, हांसी, जींद, चंडीगढ़, ये भी आ सकते हैं। देश शब्द जातिवाचक होगा, और देश का नाम व्यक्तिवाचक होगा, किसी भी देश का नाम हो सकता है। तो ऐसे हम बनाते रहेंगे। जातिवाचक वो शब्द होते हैं जो एक से ज़्यादा के लिए उपयोग में लाए जाते हैं, और व्यक्तिवाचक वो शब्द होते हैं जो किसी विशेष के लिए उपयोग में लाए जाते हैं। वैसे बहुत सारे शब्द होंगे, सारे शब्द बोर्ड पे लिखने संभव नहीं होते हैं। अब हमें समझना है, जातिवाचक जो संज्ञा है वो विस्तृत होती है, बहुत ब्रॉड होती है जातिवाचक संज्ञा। तो जातिवाचक संज्ञा में कुछ चीज़ें और होंगी जो हमें समझनी पड़ेंगी। जैसे रिश्तों में जो शब्द आते हैं, जैसे शब्द आ गया माँ, भाई, बहन, पिता, पति, पत्नी, बहनोई, चाचा, ताऊ, मामा, ये सारे शब्द जातिवाचक संज्ञा है। दूसरा, बहुत सारे शब्द आएंगे ऐसे, जैसे एक बार प्रश्न आया था ऐसे कि उसकी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है, उसकी बहन 10वीं कक्षा में पढ़ती है। अब यहाँ पे बहन शब्द के नीचे अंडरलाइन थी और इसमें पूछा था ये कौन सी संज्ञा है, तो बहन शब्द कौन सी संज्ञा होगी इसके हिसाब से? जातिवाचक संज्ञा। बहन का नाम होता ना, उसकी बहन मोनिका, तो फिर वो मोनिका शब्द ही व्यक्तिवाचक बनता, बहन शब्द तो जातिवाचक ही रहेगा। और भी जैसे जाति, कास्ट होती है, वो शब्द भी जातिवाचक होंगे। मान लो शब्द आ गया ब्राह्मण, सुनार, जाट, ऐसे कोई भी शब्द आ सकता है, तो ये शब्द भी कौन से होंगे? जातिवाचक शब्द होंगे। इसके बाद जैसे गोत्र होते हैं,
वो शब्द भी जातिवाचक होते हैं। मान लो शब्द आ जाता है गांधी, गांधी एक गोत है, नेहरू भी एक गोत है, मोदी शब्द भी एक गोत है। तो बहुत सारे गोत हो सकते हैं, तो ये शब्द भी क्या है, जातिवाचक संज्ञा है। जैसे प्राकृतिक आंधी हो गया, आंधी, तूफान, वर्षा, ये शब्द भी कौन से होते हैं, जातिवाचक शब्द होते हैं। तो जातिवाचक शब्द बहुत सारे नाम होते हैं। अगर इनमें से किसी तूफान का नाम हो, किसी वर्षा का, उसका तूफान का नाम हो, आंधी का नाम हो, तो वो नाम आ गए तो व्यक्तिवाचक, नहीं तो आंधी, तूफान, वर्षा, ये सारे शब्द होंगे जातिवाचक। तो इस तरह हमने व्यक्तिवाचक भी कर लिए और जातिवाचक भी कर लिए। तो अब आगे हम करेंगे जातिवाचक के दो भेद, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। हम आगे पढ़ते हैं जातिवाचक के दो भेद, व्यक्तिवाचक जातिवाचक के दो भेद, द्रव्यवाचक और समूहवाचक। तो द्रव्यवाचक का दूसरा नाम क्या होता है, पदार्थवाचक। पदार्थ, इसको इंग्लिश में कहते हैं मटेरियल, और इस संज्ञा को कहते हैं मटेरियल नाउन। तो इसमें पदार्थ ही होंगे, जैसे सोना, चांदी, तांबा, पित्तल, लोहा, जस्ता, पानी, दूध, दही, लस्सी, घी, गैस, लकड़ी, नमक, मिर्च, ये सारे क्या होते हैं, पदार्थ होते हैं। इसीलिए इन शब्दों को पदार्थवाचक संज्ञा में रखा गया है। दूसरा है समूहवाचक। समूहवाचक का दूसरा नाम क्या है, समुदायवाचक। जो संज्ञा किसी समुदाय का, ग्रुप का, समूह का बोध कराए, उसे हम समुदायवाचक कहते हैं। जैसे कक्षा, कक्षा एक बच्चे की नहीं होती, कक्षा में बहुत सारे बच्चे होते हैं, या एक से ज़्यादा तो हम लगाएंगे, दो भी हो या दो से ज़्यादा हो, तब कक्षा बनेगी। भीड़, सेना, सभा, समिति, दल, झुंड, गट्ठर, गुच्छा, ये सारे शब्द किस में आते हैं, समूहवाचक में आते हैं। समूहवाचक का ही दूसरा नाम क्या है, समुदायवाचक है। तो ये दोनों भेद हमें याद रखना है कि ये दोनों भेद जातिवाचक संज्ञा के भेद हैं, और इनके ऑप्शन आने से हमें उत्तर बहुत ध्यान से लगाना है। जैसे मैंने दो प्रश्न लिखे हैं नीचे, इसमें प्रश्न है कि इनमें से कौन सा जातिवाचक नहीं है, यानी जातिवाचक संज्ञा का भेद नहीं है। ऑप्शन हम पहले ये लेते हैं। तो इसमें 4 ऑप्शन है, सोना, सभा, लड़का, राधिका। एक तो ऑप्शन ये है, और एक बार हम ऑप्शन ये लेते हैं, हाथी, नदी, सेना, पुस्तक। ऐसे ऑप्शन आ सकते हैं पेपर में। तो पहला नंबर देखते हैं कि सोना शब्द। सोना शब्द वैसे तो क्या है, समुदायवाचक है। सभा कौन सा है, सोना शब्द पदार्थवाचक है, और सभा शब्द कौन सा है, समुदायवाचक है। लड़का शब्द जातिवाचक है, और राधिका शब्द कौन सा है, व्यक्तिवाचक है। तो अब हमें उत्तर दिख रहा है, राधिका एक नाम है, ये व्यक्तिवाचक होगा, लड़का जातिवाचक है ही। अब सभा शब्द वैसे तो समूहवाचक था, लेकिन इसको हम जातिवाचक भी मान सकते हैं, क्योंकि हमें उत्तर एक ही लगाना है। तो किसी स्थिति में हम इसको जातिवाचक मान सकते हैं। तो ये जातिवाचक बन सकता है, यानी जरूरत के हिसाब से ये समूहवाचक भी हो जाएगा। अभी हमें जरूरत है जातिवाचक मानने की, तो ये जातिवाचक है। दूसरा है सोना, ये भी जातिवाचक बन सकता है। तो अब हम इन तीनों ऑप्शन को जातिवाचक मानेंगे, और उत्तर हमारा कौन सा होगा, राधिका। उत्तर एक तो हमें सीधा आता हो, डायरेक्ट आंसर बताओ, या फिर हमें एलिमिनेशन से करना है कि ये नहीं हो सकता, ये नहीं हो सकता। तो इस हिसाब से राधिका जो शब्द है, ये किसी भी सूरत में जातिवाचक में नहीं जा सकता। तो हमारा उत्तर होगा राधिका, अगर ऐसे ऑप्शन आए। दूसरा है हाथी, नदी, सेना, पुस्तक। तो अब देखो, हाथी शब्द जातिवाचक है, कोई और संज्ञा नहीं बन सकता। नदी शब्द कोई और संज्ञा नहीं बन सकता। सेना शब्द बन सकता है समूहवाचक, लेकिन अगला ऑप्शन देखें, पुस्तक, कोई और संज्ञा नहीं बन सकता। तो हमें उत्तर कौन सा लगाना होगा, सेना। इसी तरह द्रव्यवाचक में से भी कोई ऑप्शन हो सकता था, जैसे चांदी शब्द आ जाता तो हम वो लगा देते। तो हमें उत्तर कैसे देना है, ऑप्शन देख के।
कि ऑप्शन में क्या पूछा है। ये दोनों जातिवाचक के भेद हैं, जरूरत पड़ने पे जातिवाचक भी माने जाएंगे और समूहवाचक या द्रव्यवाचक भी माने जाएंगे। तो अब हम आगे करते हैं कि भाववाचक और व्यक्तिवाचक संज्ञा कैसे बदल जाती है जातिवाचक में, और जातिवाचक संज्ञा कैसे बदल जाती है व्यक्तिवाचक में। अब हम एक पॉइंट करेंगे कि कैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा जातिवाचक में भी बदल जाती है, किस प्रकार हमें व्यक्तिवाचक यानी नाम है और उसका उत्तर भी जातिवाचक में लगाना पड़ता है। तो अब जैसे नाम है जयचंद, ये नाम है, एक व्यक्ति का नाम है और व्यक्ति का नाम किस में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। तो ये शब्द जो है हमारा व्यक्तिवाचक संज्ञा है। और जब कोई व्यक्तिवाचक संज्ञा एक से ज़्यादा के लिए उपयोग की जाए या फिर किसी अन्य के लिए उपयोग की जाए, उसके स्वयं के लिए नहीं, किसी अन्य के लिए उपयोग की जाए, तो वो जातिवाचक संज्ञा बन जाती है। जैसे एक उदाहरण से करेंगे हम, जयचंदू से दूर रहो। अब यहां पे जो ये शब्द है ये जातिवाचक संज्ञा है। क्यों है? क्यों? इस लाइन में जयचंद शब्द कहने से मतलब है गद्दार व्यक्ति। जयचंद एक राजा था और उसने पृथ्वीराज चौहान के साथ गद्दारी की थी, इसलिए इसकी गिनती गद्दार व्यक्तियों में होती है। और यहाँ पे लाइन लिखी गई है जयचंदों से दूर रहो, तो इसका अर्थ है गद्दार लोगों से दूर रहो। यहाँ पे जयचंद शब्द जयचंद के लिए नहीं उपयोग किया गया, यहाँ पे ये गद्दार व्यक्तियों के लिए प्रयोग किया गया है। और ये किसी के लिए भी जो गद्दारी करता है उसके लिए उपयोग किया जा सकता है। तो ये एक से ज़्यादा के लिए उपयोग किया जा सकता है। तो यहाँ पे ये शब्द कौन सी संज्ञा हुआ? जातिवाचक संज्ञा। जैसे एक उदाहरण है और जो आ भी चुका है एचटेट में, समुद्रगुप्त भारत का नेपोलियन था। यहाँ पे जो शब्द पूछा गया था वो नेपोलियन पूछा गया था कि ये कौन सी संज्ञा है। वैसे तो नेपोलियन एक नाम है, ये फ्रांस का राजा था नेपोलियन, बहुत प्रसिद्ध भी था। तो ये नेपोलियन शब्द तब व्यक्तिवाचक होता तब उसके स्वयं के लिए उपयोग किया जाता। जैसे कोई वाक्य आ जाता नेपोलियन फ्रांस का राजा था, तो ये व्यक्तिवाचक होता। यहाँ पे ये शब्द नेपोलियन समुद्रगुप्त के लिए उपयोग किया गया है, तो यहाँ ये संज्ञा कौन सी हो गई? जातिवाचक। और ये आ चुका है प्रश्न। इस वाक्य में भारत शब्द भी संज्ञा है, समुद्रगुप्त भी संज्ञा है, तो फिर ये कौन सी संज्ञा हुई? भारत एक देश का नाम है, तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। और समुद्रगुप्त शब्द समुद्रगुप्त के लिए ही उपयोग किया गया है, तो ये भी कौन सी संज्ञा हुई? व्यक्तिवाचक संज्ञा हुई। और नेपोलियन कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है। और भी बहुत सारे उदाहरण हैं, जैसे हम प्यार में कह देते कि हमारी बेटी हमारे घर की लक्ष्मी है, तो यहाँ पे लक्ष्मी शब्द कौन सी संज्ञा है? जातिवाचक संज्ञा है, जो कि बेटी के लिए उपयोग किया गया है। तो इस प्रकार बहुत सारे वाक्य यहाँ पे बन सकते हैं। तो यहाँ हम कह सकते हैं कि व्यक्तिवाचक संज्ञा बदल गई है जातिवाचक में। थी वो व्यक्तिवाचक और इन वाक्यों में उपयोग की जा रही है जातिवाचक के रूप में। तो इसका विपरीत भी हो सकता है, जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में भी उपयोग की जा सकती है। तो हम अगला पॉइंट करेंगे कि जातिवाचक संज्ञा व्यक्तिवाचक के रूप में या फिर जातिवाचक संज्ञा बदल जाती है व्यक्तिवाचक में। अब देखो, हमने थोड़ी देर पहले किया था कि जो गोत्र होते हैं वो जातिवाचक होते हैं। मान लो यहाँ पे एक शब्द आ गया मोदी, सिर्फ एक शब्द, तो मोदी तो एक गोत्र है और बहुत सारे लोग होंगे मोदी गोत्र के।
गुजरात में तो बहुत सारे होंगे, यहाँ भी बहुत सारे मिल जाएंगे, हर जगह मिल जाएंगे। तो ये एक शब्द जातिवाचक संज्ञा है, क्योंकि ये शब्द अनेक के लिए प्रयोग हो रहा है। जितने भी इस गोत्र में जन्म लेंगे उन सब के लिए मोदी शब्द उपयोग किया जाएगा। तो ये संज्ञा है जातिवाचक। जातिवाचक का मतलब ही होता है कि एक से ज्यादा के लिए उपयोग किया जाए, पर जब ये शब्द किसी एक की पहचान बताए, किसी एक के लिए उपयोग किया जाए, तो ये व्यक्तिवाचक बन जाएगा। उदाहरण देखो, जैसे मोदी जी भारत के वर्तमान प्रधानमंत्री हैं, तो यहाँ पर जो मोदी शब्द है वो एक व्यक्ति के लिए उपयोग किया गया है, तो ये संज्ञा कौन सी बन जाती है यहाँ पे? व्यक्तिवाचक। था शब्द जातिवाचक और बन कौन सा गया है? व्यक्तिवाचक। ऐसे ही और शब्द भी आ सकते हैं, जैसे नेहरू शब्द है। नेहरू शब्द बहुत सारे व्यक्तियों के लिए उपयोग किया जाएगा जो उस गोत्र में उत्पन्न हुए हैं, लेकिन नेहरू जी भारत के प्रथम प्रधानमंत्री थे। यहाँ पर सिर्फ पंडित जवाहरलाल नेहरू के बारे में कहा गया है, तो ये शब्द भी कौन सा बन जाता है? व्यक्तिवाचक। था जातिवाचक और बन गया व्यक्तिवाचक। तो इस प्रकार कोई जातिवाचक शब्द जब किसी एक के बारे में बताए या एक की पहचान बताए, तो वो कौन सी संज्ञा बन जाता है? व्यक्तिवाचक संज्ञा। तो इस प्रकार हमने जातिवाचक, व्यक्तिवाचक दो संज्ञाएं कर ली है और उनके भेद भी कर लिए हैं। आगे हम पढ़ेंगे भाववाचक संज्ञा। अब हम अगला भेद कर रहे हैं भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? जिस शब्द से हमें किसी के गुण धर्म का बोध हो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। अर्थात जिस शब्द से हमें महसूस हो, हम स्पर्श ना कर सके, जिस शब्द से ये ज्ञान हो, तो उसे हम भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे शब्द है प्रेम, त्याग, घृणा, खुशी, गर्मी, सर्दी, दुख, सुख, प्यार, स्वतंत्रता, भावुकता, आधुनिकता, बहुत सारे शब्द हैं। इनको हम सिर्फ महसूस कर सकते हैं। घृणा को देख नहीं सकते, स्पर्श नहीं कर सकते, सिर्फ महसूस किया जाता है। तो जो हम महसूस करते हैं और उनके लिए जो शब्द प्रयोग होते हैं वो कौन से होते हैं? भाववाचक संज्ञा। सिर्फ एहसास होता है, उनका फील किया जाता है, इसीलिए इसको एब्स्ट्रैक्ट नाउन भी कहते हैं इंग्लिश में। तो ये सारे शब्द भाववाचक संज्ञा है। बहुत सारे शब्द भाववाचक संज्ञा होते हैं, तो हम इसकी पहचान ऐसे ही करेंगे कि जिसको हम स्पर्श कर सकते हैं तो वो तो व्यक्तिवाचक, जातिवाचक या किसी अन्य में आएगी, और जिसको सिर्फ एहसास कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, वो भाववाचक संज्ञा होगी। अब इनमें भी देखा जाए तो जैसे प्रेम शब्द है, इस शब्द के मैंने दो टुकड़े कर दिए। टुकड़े तो दो हो जाते हैं पर दोनों सार्थक नहीं रहते, तो ये संज्ञा मूल संज्ञा है। यानी जिस भाववाचक संज्ञा के सार्थक खंड ना हो, खंड का मतलब टुकड़े, सार्थक टुकड़े ना हो, वो मूल भाववाचक संज्ञा होती है। और कुछ संज्ञाएं ऐसी हैं जिनके सार्थक टुकड़े हो सकते हैं, जैसे कोमल प्लस में ता एक प्रत्यय है और कोमल एक शब्द है, पूर्ण शब्द है, सार्थक शब्द है, तो इसके टुकड़े हो गए। तो इसको हम कहेंगे यौगिक भाववाचक संज्ञा। तो भाववाचक संज्ञा दो प्रकार की होती है, एक होती है मूल भाववाचक संज्ञा और दूसरी होती है यौगिक भाववाचक संज्ञा। तो हमें मूल भाववाचक संज्ञा नहीं करनी होती, वो तो अपने आप बच जाएगी। अगर हम यौगिक भाववाचक संज्ञा को जान ले तो मूल भाववाचक संज्ञा अपने आप रह जाएगी। मूल भाववाचक वही होती है जिसके सार्थक टुकड़े ना हो, जिसमें से पूर्ण शब्द ना निकले, वो मूल भाववाचक संज्ञा होगी। जैसे घृणा शब्द है, त्याग शब्द है, ये इसके भी टुकड़े नहीं होंगे। खुशी शब्द है, इसमें से एक शब्द निकलाएगा खुश प्लस में ई, खुशी, यानी खुश शब्द एक विशेषण है, एक सार्थक शब्द है, तो वो भी यौगिक भाववाचक संज्ञा में आ जाएगा। तो ऐसे हम विशेषण से भी बना सकते हैं, जैसे कोमल शब्द भी एक विशेषण था,
क्या अन्य शब्दों से भी भाववाचक संज्ञा बनाई जा सकती है? आजकल जो पेपर में प्रश्न आ रहे हैं उसमें ऐसे आ रहे हैं कि ये भाववाचक संज्ञा किससे बनी है, ये जातिवाचक संज्ञा किससे बनी है। तो हम पढ़ेंगे अब कि भाववाचक संज्ञा किन किन शब्दों से बनाई जाती है। तो जैसे जातिवाचक से भी हम भाववाचक शब्द बना सकते हैं। अब लड़का शब्द है, ये जातिवाचक शब्द है और इसमें कुछ प्रत्यय जोड़ने के बाद एक नया शब्द बना लिया हमने, लड़कपन। ये भाववाचक शब्द बन गया, यानी ये जातिवाचक थी और ये संज्ञा कौन सी बन गई? भाववाचक संज्ञा। बच्चा से बचपन, ये भी जातिवाचक से कौन सी बन गई? भाववाचक संज्ञा बन गई। तो इस प्रकार हम जातिवाचक संज्ञा से भाववाचक संज्ञा बना सकते हैं। दूसरा, हम सर्वनाम से भी बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे अपना शब्द है, सर्वनाम हम करेंगे, इसके बाद अगला टॉपिक हमारा सर्वनाम होगा। अभी फिलहाल हमें थोड़ी सी जरूरत है। अपना से शब्द बन गया अपनापन, आप से भी अपनापन बनेगा और अपना शब्द से भी अपनापन ही बनेगा। ऐसे हम विशेषण से भी बना सकते हैं, जैसे कोमल से कोमलता बना था। इसी तरह ईमानदार शब्द है, ईमानदार, और ईमानदार से बन गया ईमानदारी। कोमल से कोमलता, भावुक से भावुकता, स्वतंत्र से स्वतंत्रता, धीर से धैर्य, धीरज। जैसे धीर शब्द विशेषण है और इससे हम बना सकते हैं भाववाचक धैर्य, धीरता, धीरज। तो ऐसे हम विशेषण से भाववाचक बना सकते हैं। तो कितनी भाववाचक बन सकती है एक शब्द से? एक शब्द से अधिकतम 3 भाववाचक संज्ञा बन सकती है कुछ एक शब्दों से। कुछ ज़्यादा शब्द हैं जिनसे 2 बन सकती है और बहुत ज़्यादा शब्द होंगे जिनसे 1 भाववाचक संज्ञा बनेगी। और कुछ शब्द ऐसे भी होंगे जो जातिवाचक भी होंगे, सर्वनाम भी होंगे, विशेषण भी होंगे, जिनसे कोई भाववाचक संज्ञा नहीं बनेगी। तो ऐसे हम बना सकते हैं। अच्छा, विशेषण और भाववाचक का कैसे पता करें? जैसे हमने एक शब्द लिखा ईमानदार और एक लिख लिया ईमानदारी। विशेषण वही होता है जो किसी की विशेषता बताए। तो हम आगे कोई संज्ञा रख के देख लेते हैं, ईमानदार व्यक्ति और ईमानदारी व्यक्ति। तो हमें लगा कि ये शब्द इसकी विशेषता बता सकता है। तो विशेषण कौन सा है? ईमानदार। विशेषण वही होगा जो किसी संज्ञा की विशेषता बताएगा या उसके साथ आएगा। तो अब चौथा, हम क्रिया से भी बना सकते हैं भाववाचक संज्ञा। जैसे पढ़ना से पढ़ाई, काटना से कटाई, लड़ना से लड़ाई, सींचना से सिंचाई, बोना से बुआई। ऐसे बहुत सारे शब्द हैं। टकराना से टक्कर या टकराव, उड़ना से क्या बनेगी? उड़ना से उड़ान। तो ऐसे हम बहुत सारे शब्द क्रिया से भी भाववाचक बना सकते हैं। एक है अव्यय से। अव्यय की बारी आने पर हम ये टॉपिक भी करेंगे। जैसे समीप से समीपता। समीप शब्द से 2 भाववाचक शब्द बनेंगे, एक समीपता और एक सामीप्य। दूर से दूरी, नजदीक से नजदीकी या नजदीकता, दिक्क से दिखार। तो इस प्रकार कुछ अव्यय भी हैं जिनसे हम भाववाचक शब्द बना सकते हैं। वैसे सामान्यतः 5 प्रकार के शब्दों से भाववाचक संज्ञा बनाई जाती है, लेकिन एक बार एचटेट में आया, ईश्वर से ऐश्वर्य शब्द बना है। तो ये किससे क्या बना है? व्यक्तिवाचक से भाववाचक। ईश्वर से ऐश्वर्य, तो ये व्यक्तिवाचक से भाववाचक माना, ये शब्द माना व्यक्तिवाचक और ये माना भाववाचक। तो हम इक्का दुक्का शब्द हैं, कोई गिनती के शब्द हैं जो व्यक्तिवाचक हैं और उनसे हम भाववाचक बना सकते हैं। तो अब हमारा ये टॉपिक पूरा हो गया है। एक पॉइंट इसका बचता है, गौर कर लेते हैं। हम सारी संज्ञा करने के बाद ये देखते हैं कि कई बार
अन्य संज्ञाएं भी बदल जाती है। जैसे एक संज्ञा ले लेते हैं, सेना। ये कौन सी संज्ञा है? ये समूहवाचक संज्ञा है, समूहवाचक। अगर ये बहुवचन में आ जाए, अगर ये बहुवचन में आ जाए सेनाएं, तो ये बन जाएगी जातिवाचक। समूहवाचक संज्ञा अगर बहुवचन में आती है तो जातिवाचक बन जाएगी। इसी प्रकार द्रव्यवाचक संज्ञा भी अगर बहुवचन में आती है तो वो भी जातिवाचक बन जाएगी। जैसे लकड़ी शब्द है, और इससे लकड़ी शब्द कौन सा है? द्रव्यवाचक है। ये बहुवचन में आ जाए लकड़ियां, तो ये बन जाएगा जातिवाचक, सीधा जातिवाचक, चाहे ऑप्शन में कुछ भी रहे। ये जरूरी नहीं है कि सारी द्रव्यवाचक संज्ञा बदलेगी, ये भी जरूरी नहीं है कि सारी समूहवाचक संज्ञा बदलेगी। कुछ संज्ञाएं जो बहुवचन में प्रयोग हो सकती है वो डायरेक्ट जातिवाचक बन जाएंगी, सीधा ऑप्शन जातिवाचक होगा। भाववाचक संज्ञा के साथ भी ऐसा ही है। जैसे बुराई शब्द है, अच्छाई बुराई, ये भाववाचक शब्द है, और अगर इसका बहुवचन आ गया बुराइयां, तो ये बन जाएगा जातिवाचक। ये चाहे वाक्य के अंदर आए चाहे अकेले आए, अगर बहुवचन में कोई शब्द आता है तो वो जातिवाचक ही होगा। चाहे व्यक्तिवाचक शब्द भी बहुवचन में आ जाए, बहुवचन में तो विशेषण आ जाए तो भी जातिवाचक शब्द ही कहलाएगा। तो इस प्रकार हमने सारी संज्ञाएं पढ़ ली हैं। तो इसके प्रश्न हम बाद में करेंगे। अभ्यास अगला चैप्टर हमारा होगा सर्वनाम। एक संज्ञा क्रियार्थक संज्ञा होती है जो हम क्रिया के टॉपिक में करेंगे। धन्यवाद।